हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर बाय मनीष के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अंडर अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, जैसे आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। क्या आप जानते हैं अल्प विकसित कौन लोग होते हैं। अल्प विकसित अगर आपको मूल्यांकन करना हो, कई लोग जब हम सब शहर में जाते हैं, शहर में जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनका जीवन स्तर कैसा होता है, आपने कभी कल्पना किया है। अगर हमें अल्प विकसित देशों के विषय में सोमालिया, बुरुंडी और चाड नाइजर नाइजर देशों के विषय में अगर हमें जानना है तो हमें सबसे पहले अपने अल्प विकसित झुग्गी झोपड़ियों के विषय में जानना होगा। आपको बता दें कि आप दिल्ली, मुंबई या जितने भी महानगर हैं उनके आप कुछ आसपास क्षेत्र पे देखेंगे झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र होता है, जहाँ का उनका जीवन स्तर कैसा होता है। वहाँ के जो बच्चे होते हैं दिन भर होता है नहीं, दिन भर कूड़ा करकट में खेलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, मटमैले हो जाते हैं। उन वो कपड़े पहने रहते हैं, एक कपड़े पहनते हैं, शर्ट में बटन रहती है तो एक किनारे वाले साइड बटन ही नहीं रहती हैं, और उनके जो है बाल बिखरे रहते हैं। और उनके जो पिता होते हैं अनौपचारिक इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, अर्थात वह रेहड़ी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि और जो उनकी महिला उनकी पत्नियां हैं यानी कि उनकी माताएं हैं, जो वो क्या करती हैं अपने जीवन यापन के लिए किसी के यहाँ, किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ अपनी या तो नौकरी करती हैं या तो ईंटा गारा करती हैं। और ये समस्या है, आप सोचिए अंडर डेवलपिंग इकोनॉमिक मतलब ये होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, एक ऐसा अर्थव्यवस्था वाला देश जहाँ पर जीवन स्तर बहुत निम्न हो। जीवन स्तर निम्न होने का मतलब है यह है कि आपकी देखिए जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए जीवन जीने के लिए। आपको चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। आपको वहाँ पर आप देखेंगे कि जो झुग्गी वाले में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको ना शिक्षा मिल पाती है, उनका क्या भविष्य है। अमीर लोग के घर के बच्चे हैं, वो छोटे बड़े बच्चे जो छोटे होते हैं तो उनको छोटे सी उनको संस्कार आदि डाले जाते हैं, छोटी सी बड़ी बड़ी कार खरीदने और नौकरियों को स्वप्न देखते हैं करने के लिए। और गरीब बच्चे हैं वो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। उनके मन में यह संशय रहता है कि आज मुझे सुबह रोटी मिल गई है, कल मेरा गुजारा कैसा होगा। वो हर प्रतिदिन संघर्ष करते हैं खाने के लिए। और उनके पास आस पास जो होता है क्षेत्र बड़ा बदबूदार होता है। आप देखेंगे वहाँ का जो क्षेत्र होता है वहाँ मवेशी ऐसे खुले टहलते रहते, वहाँ जो पानी जमा हो जाता है आसपास, सीवर मेंटेनेंस नहीं रहता है वहाँ जो है। और वहाँ पर ही क्या नाम है, कीचड़ है, उसी कीचड़ में बच्चे खेल रहे हैं, उसी उसी कीचड़ में मलमूत्र भी बह रहा है। आप ही बताइए ये सब कैसा है, हमारी कैसी चीजें हैं। ऐसे ही अगर हम देखेंगे अल्प विकसित देशों के विषय में तो आपको देखकर ही हैरानी होगी। आप कभी इच्छा करें तो सोमालिया या तो आप नाइजर या चाड देशों में जाइए, आप देखकर आश्चर्य हो जाएंगे। क्योंकि सोमालिया में आप देखेंगे कि वहाँ की जो जीवन स्तर है बहुत निम्न है। वहाँ के लोगों को खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ के जो बच्चे होते हैं, वहाँ के बच्चे कोई शिक्षा नहीं है, उनको पढ़ना ही नहीं। वो क्या करते हैं दिन भर खेलने के लिए उनके पास कोई खिलौना भी नहीं है, वो दिन भर वही कूड़ा करकट गंदगी में खेलते रहते हैं। उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, असमय उनकी मृत्यु भी हो जाती है, उनकी जीवन प्रत्याशा भी बहुत कम होती है। और स्वास्थ्य तो एकदम स्वास्थ्य की जो मूलभूत चीजें हॉस्पिटल होनी चाहिए वो भी नहीं है। वहाँ मातृ मृत्यु दर भी बहुत उच्च सीमा पर है, शिशु मृत्यु दर भी उच्च उच्च सीमा पर है। इसके अलावा
आप देखेंगे राजनीतिक अस्थिरता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं बन पाती है, क्योंकि उन देशों में सेना का प्रभुत्व रहता है। कोई या कोई भी सेना के नियमों के विरुद्ध जाता है, उसको सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाता है। आप यह भी देखें, यह भी चीज़ें होती है। आप अगर इसका एहसास करना हो इन सब चीज़ों को, आप कभी एक बॉलीवुड की मूवी हल्का मूवी देखिए। हल्का मूवी देखने के बाद आपको यह एहसास होगा कि वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की क्या व्यथ दशाएं होती है, कैसे वो प्रतिकूल अवस्था में अनुकूल जीवन जीते हैं, वो संघर्ष करते रहते हैं। हल्का मूवी आपको देखना हो तो देखिए, बहुत सुंदर मूवी है, हल्का मूवी है। एक बहुत प्रसिद्ध हीरो है उसमें, नाम नहीं आ रहा है, कोई सौरी करके नाम है, नाम नहीं आ रहा, बहुत प्रसिद्ध है वो। कॉमेडियन के लिए भी हैं, बढ़िया एक्टर हैं, उन्हीं की है। उसमें क्या है, एक बच्चे की ऐसी कहानी है जो फुट झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है। जैसे कि वो कहानी आपको मिलेगी दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के रेलवे के स्टेशन के पास जो झुग्गी झोपड़ियाँ बसे हुए हैं, उसकी कहानी रिलेटेड है। वहाँ पर क्या होता है हल्का मूवी में आप देखेंगे, जो लड़का रहता है, तो भारत में क्या होता है उस कहानी में इतना दिखा, जो भारत में जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान का चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित मूवी है। उसमें जो झुग्गी झोपड़ी वाले को खुले में शौच से बंद कराने के लिए, तो उनको टॉयलेट के लिए सरकार पैसा देती है कि अपने घर में टॉयलेट बनवाए। क्या होता है वहाँ उस मूवी में दिखाया जाता है, खुले में शौच करने के लिए वहाँ के झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, रेल पटरी पे जाकर मल का त्याग करते हैं। और उसमें दिखाया गया वो एक लड़का रहता है, वो खुले में शौच नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे खुले में शौच करना उसको डर सा लगता है। और साथ ही साथ वह उसकी मम्मी जब सुबह 4 बजे उठाती तो उठता भी नहीं था, तो क्या करता था उस मूवी में, वो लड़का घर में ही लैट्रिन कर लेता था, करने के बाद उसको कागज से उस मल को ले लेता था, और उसके बाद अगरबत्ती जला दे जिससे बदबू ना जाए रूम के घर के अंदर। तो क्या होता है फिर ऐसा, जैसे कि सरकार ने जो पैसे दी थी लगभग 30-35 हज़ार रुपये, किस किस झुग्गी झोपड़ी में कॉलोनी बना है, तो वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए, कॉलोनी कोई दिखता नहीं है, कॉलोनी नहीं, टॉयलेट कोई नहीं दिखता, तो उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि उसके पिता जो है उस पैसे जो पाए थे टॉयलेट बनाने के लिए, उसके पिता ने उस टॉयलेट वाले पैसे को शराब में उड़ा दिए, पी के शराब और जुआ खेल लिए। तो लड़का क्या करता है, मशक्कत करके टॉयलेट बनाता है, और एक भव्य टॉयलेट बनाता है। उस टॉयलेट में अंत में उसको देखकर जो सरकारी विभाग के कर्मचारी या ऑफिसर रहते हैं, अधिकारी, तो उसको बच्चे को सैल्यूट भी बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लड़का कितने आगे सोच सकता है। ये सब हमारी, ऐसा नहीं है, हमारे जो शहरों के किनारे अब विकसित हैं वहाँ पर ये सब समस्याएं होती है। आप कभी इच्छा करें तो ये ट्रैफिक मूवी देखिए, ट्रैफिक मूवी में आप उसमें देखेंगे ट्रैफिक मूवी में क्या समस्या रहती है। उसमें दिखाया जाता है कि आप भिखमंगा जो होते हैं, भीख मांगते हैं, जो बच्चे भीख मांगते हैं उनकी जीवन दशाएं के ऊपर है। जो ये भीख मांगने वाले होते हैं उनको क्यों इस इंडस्ट्री में लाया जाता है, और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है भीख मांगने, उनके एक सरगना है, उसमें इसका विस्तार से वर्णन है। उसमें जो कहा आप इसीलिए किसी भी जो रेड लाइट एरिया पर बच्चे मिले आपकी भीख मांगते हैं, उसकी आप 1 रुपये भी मत दीजिए, उसके बदले आप कुछ खाने पीने वाला सामान दीजिए। अगर आप 2 रुपये दे रहे हैं किसी बच्चे को, समझ लीजिए आप 2 बच्चे को और आँख और कान और नाक और क्या नाम है हाथ पैर सब कटवा रहे हैं, तोड़वा रहे हैं, फुड़वा रहे हैं, समझिए इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। क्योंकि जो बच्चा आता है आँख से अंधा रहता है, वो प्राकृतिक रूप से अंधा नहीं, उससे अंधा बनाया जाता है। क्योंकि इस आप दिव्यांग, यानी इसकी आप इस दशा को देखकर तरस खाते हैं, आपके अंदर करुणा आता है, तब जाकर आपको पैसा देते हैं। इस मूवी में विस्तार से इसका वर्णन है। ऐसे ही जो अल्प विकसित देश है वहाँ पर ये सब समस्याएं हैं, मानव तस्करी है, वहाँ की महिलाओं को अपनी जीवन स्तर सुधारने के लिए पैसे की लालच दे देकर उनको अवैध रूप से तस्करी की जाती है, उनको बड़े बड़े देशों में जिस्म की खरीद फरोख्ती के लिए बेचा जाता है। और साथ ही साथ वो अगर वहाँ डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बीमारी फैल जाए, वहाँ चपेट में आ जाते हैं। जैसे पूरे भारत विश्व में कोरोना वायरस ने बहुत हाहाकार मचाया, वहाँ उन देशों में कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश और बाकी कई कंट्री जैसे विकसित कंट्री अमेरिका ने और साथ ही साथ इंग्लैंड ने
संयुक्त राष्ट्र ने प्रोत्साहित किया कि इन सब की भी यार मदद करो, इन सब की भी कोरोना दो, क्योंकि वहाँ के इतने शिक्षित लोग नहीं हैं कि वहाँ की ना इतनी जीडीपी है कि योगदान दे सके। तो हम इसी विषय जानते हैं सबसे पहले अल्प विकसित देश किसे कहते हैं। अल्प विकसित जब किसी अर्थव्यवस्था में जब किसी अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर निम्न कोटि का पाया जाता है, उसे हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी क्या वो जब किसी अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर निम्न कोटि का पाया, जीवन स्तर से मतलब क्या है, लाइफ जो जीवन का स्तर है, यानी जीवन स्तर बहुत गरीबी में बीत रहा है। गरीबी मतलब कि उनको 2 वक्त के खाने के लिए नहीं मिल पा रहा, वहाँ जो है लाइफ स्टाइल जो है नाम मात्र जीवन परिवर्तन, जो जीवन शैली होती है, जीवन शैली में क्या क्या है, उनकी भूखमरी है, गरीबी है, बीमारी है, ये सब तरह तरह की समस्याएं हैं। और जीवन स्तर में से क्या है, तात्पर्य हमारा है भूखमरी, बीमारी, स्वास्थ्य के मानकों का अभाव, शिक्षा का ना होना, सर पर छत का ना होना। कहने का क्या मतलब है, जैसे जब किसी अर्थव्यवस्था में भूखमरी, बीमारी, स्वास्थ्य के मानक का अभाव, स्वास्थ्य के मानक मतलब ना हॉस्पिटल है, ना विशेषज्ञ कोई डॉक्टर है। जैसे मान लीजिए किसी कोई बीमारी हो जाता है, कैंसर रोग से प्रभावित हो जाता है, और साथ ही साथ मान लीजिए किसी का हाथ पैर टूट जाता है, उसको तत्काल ट्रामा सेंटर जैसे कि भेजा जाए, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं, वहाँ इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं उपलब्ध रहती। जैसे कि एक होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी अभाव होता है। शिक्षा का ना होना, वहाँ पर शिक्षा नहीं है, जब शिक्षा नहीं है तो लोग कैसे रोजगार का सृजन होगा। जब शिक्षा अगर आप नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो आप जो विकसित मानव साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे ही चल पाएंगे। और सर पर छत का ना होना, घर है नहीं, जो घर है कच्चे मकान है, वो भी कच्चे मकान किसके हैं, सर जैसे है वैसे, जैसे कि अपने यहाँ होता है जो छप्पर होता है सरपत का बना लिया गया है, और वहाँ पर टीन या
जो सरपत होता है या नारकुल का उपयोग करके अपने सर को ढकते हैं, रखते एक घर बनाते हैं। वहाँ तरह तरह की आज आज समस्याएं रहती है। आप यदि वहाँ का जीवन स्तर देखेंगे, वहाँ का जो क्या काम करते हैं, जो वहाँ का जीवन स्तर आपको खाना बदोश लगे, खाना बदोशी प्रकृति के हैं, खाना शिकारी वाले हैं, जैसे ऐसे लगे। क्या करते हैं वहाँ के जो सोमालिया और वहाँ के जो व्यक्ति हैं, क्या करते हैं, खाना बदोश प्रकृति के हैं। वह अपने जो है बकरियों, ऊंट, भेड़ को चराने के लिए ले जाते हैं और 4-5 दिन तक बाहर ही रहते हैं, चराते रहते हैं, घुमंतु किस्म के होते हैं, घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ना उनका होश ठिकाना, ना कुछ ऐसे प्रक्रिया, ना कोई अस्थाई है। अपनी अपना मनोरंजन, उनके मनोरंजन का साधन भी एक प्रकार से वही है। और रही बात कृषि के लिए, कृषि के लिए वो उत्पादन में तरह तरह के फसलों का उत्पादन करते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, और इसके अलावा गन्ना का उत्पादन करते हैं, केला का उत्पादन करते हैं, कमर्शियल जो फसल है। लेकिन उनके केला में हार्लोबैक्टर नामक एक वायरस पाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके केला पर निर्यात को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, क्योंकि उनके केले के सेवन के बाद ऐसा लगता था, वोमिटिंग और जी मिचलाना, ये सब तरह तरह की समस्याएं होने लगी थी। तो विकसित जीवन स्तर का निम्न कोटि का पाया जाता है, उसे हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, संयुक्त नहीं, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक ने बोला है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के विषय में, प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिस भी किसी देश में $1036 से कम हो, उसे हम सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसे हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देशों की परिभाषा देते हुए कहा कि जिस भी किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1036 से कम हो, उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। आप सोमालिया कंट्री में जाएंगे, वहां प्रति व्यक्ति आय जो होता है सकल राष्ट्रीय है, तो 500, क्या नाम है आपको, मिल $500 प्रतिवर्ष है। 500 अगर आप करेंगे, लगभग 40-42 हजार रुपये प्रतिवर्ष है। सोमालिया, ब्रुंडी, चाड, नाइजर जैसे कंट्री में एक समस्या यह भी है। और अब जानते हैं कि अल्प विकसित देश कौन कौन से हैं। देशों के नाम, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के नाम क्या है। नंबर 1 आप आपका चाड आएगा, नाइजर आएगा, बुरुंडी आएगा, सोमालिया,
और उसके बाद आप कांगो, ये सब क्या है, अल्प विकसित कंट्रियां हैं, क्योंकि यहाँ जीवन की जो वहाँ जीवन के अनुकूल दशाएं नहीं अपितु प्रतिकूल दशाएं हैं। आपको बताना चाहते हैं सोमालिया में तो सिविल वार ही छिड़ा रहता है। सिर्फ सोमालिया भी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है। ब्रिटेन ने उत्तरी सोमालिया और दक्षिणी सोमालिया में विभाजन कर दिया था उपनिवेशिक दौरान, क्योंकि सोमालिया भी वहाँ तो हमेशा सिविल वार ही छिड़ा रहता है। गृह युद्ध इसलिए छिड़ता है क्योंकि वहाँ के लोगों की जो आवश्यकता है, जरूरत की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे मूलभूत आवश्यकता क्या होता है, स्वच्छ जल, पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य की आपूर्ति नहीं हो पाती है। यही सब तो समस्या है। ये समस्या आपको सोमालिया, कांगो, बुरुंडी, नाइजर, चाड में भी मिल जाएगा। ना उनके पास सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा, ना कि उनको किसी शत्रु से सुरक्षा है। मान लीजिए सोमालिया में कोई व्यक्ति कमरे में सो रहा, कोई ऐसे बंदूक लेके आके मार देगा। वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। और साथ ही साथ वहाँ की प्रशासनिक जो ढांचा है, समझ लीजिए कि वो किसी काम लायक नहीं है। वो सेनाओं के आगे घुटने टेक देती है। अब जानते हैं विशेषता के विषय में। एक विशेषता यह है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है अल्प विकसित देशों में, निम्न प्रति व्यक्ति आय कौन है, यानी कि वहाँ एक व्यक्तियों की जो प्रति व्यक्ति आय है, यदि भारत से तुलना किया जाए तो यदि भारत में प्रति व्यक्ति आय यदि 40 रुपए है तो सोमालिया बुरुंडी में प्रति व्यक्ति आय 5 रुपया है। आप ही बताइए इस महंगाई में 5 रुपए में कौन सी वस्तु खरीदा जा सकता है? आप बताइए कौन सी वस्तु खरीदा जा सकता है 5 रुपए में। और साथ ही साथ एक विशेषता यह भी है, जीवन निर्वाह कृषि। सोमालिया बुरुंडी में जो जीवन निर्वाह कृषि इसलिए है क्योंकि वहाँ जोतों का आकार इतना है नहीं, खेत जो भी खेत हैं ऊसर हैं, या तो कृषि के योग्य नहीं। जो कृषि के योग्य खेत हैं उनको तो वही परंपरागत विधि से कृषि कर रहे हैं, वो भी अपने खाने के उत्पादन के लिए कर रहे हैं, उसको बेचते नहीं। जब वो बेचते हैं उनको लाभ भी नहीं होता, तो कृषि में उनका कोई योगदान नहीं है। जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। और साथ ही साथ एक कृषि का पिछड़ापन, कृषि का पिछड़ापन। सोमालिया बुरुंडी चाड में कृषि वहाँ ट्रैक्टर से नहीं की जाती है, वहाँ ट्रैक्टर का अभाव है। वहाँ धान जो है हार्वेस्टर से नहीं काटा जाता। वहाँ के लोग हार्वेस्टर के विषय में अभी अपरिचित ही होंगे। वहाँ पर अभी वही पुराने परंपरागत तरीके से बैल से ही खेती की जाती है, या तो श्रम लगाकर वहाँ श्रम की आसानी से मिल जाती है। श्रम की लोग मजदूर के माध्यम से खेत की गुड़ाई निराई करवाते हैं। तो वहाँ कृषि का पिछड़ापन भी है। और साथ ही साथ वहाँ की कृषि पे अभी ये भी नहीं है कि वहाँ को उत्पादन का निम्न दृष्टि, वो अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो क्या विशेष करेंगे, ये भी समस्या होती है। लेकिन कोई ऐसा है जो शहर से सटा हुआ, जैसे गांव है, कस्बा है सोमालिया बुरुंडी में, वो उसका कृषि की दशाएं अच्छी है। क्योंकि आप भी जानते हैं शहर में जो भी टेक्नोलॉजी आता है पहले शहर में आता है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर से जो सटे हुए या शहर की सीमाओं से लगे हुए जो शहर और गांव या शहर हैं, वो उससे प्रभावित होकर उनको देख करके वो भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो दूरस्थ गांव हैं उनकी दशाएं तो एकदम प्रतिकूल ही होती है। कृषि का पिछड़ापन,
जीवन निर्वाह कृषि, और साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम का अभाव। सोमालिया बुरुंडी में आपको बैंक नहीं मिल पाए, जैसे भारत में होता है। जैसे भारत में क्या होता है कि जैसे कि किसी के पास बैंकिंग नहीं है, या पहले क्या भारत में ये भी समस्या थी, दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक नहीं थे, लेकिन लीड बैंक की स्थापना हुई। भारत सरकार ने बैंक को बढ़ावा देने के लिए भारत में लीड बैंक आया, जिसके परिणाम स्वरूप अब तो नेट बैंकिंग आ गया है। नेट बैंकिंग और साथ ही मोबाइल बैंकिंग, इन सब के माध्यम से बैंकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे वित्तीय समावेशन हो सके। और इसीलिए भारतीय लोग अब अपनी बचत को निवेश में भी परिवर्तित कर रहे हैं। बचत को पहले बचत करते ही नहीं थे, बचत करते भी थे, उसको जो बचत पैसे करते थे तो स्वास्थ्य में लगा देते। लेकिन इस समय भारत की स्थिति ऐसी, स्वास्थ्य सेवाओं का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्ट्रांग है। हमारे यहाँ दशाएं ठीक है हमारे यहाँ, क्योंकि आप ही देखिए जब कोविड-19 आया, हमने न केवल वैक्सीन अपने देशों को उपलब्ध कराया, वो भी बिल्कुल मुफ्त, और अन्य देशों की भी मदद किया। भारत तो आत्मनिर्भर हो गया सवाल। लेकिन और बैंकिंग के रूप से भी है, क्योंकि आजकल ग्रामीण क्षेत्र में नेट बैंकिंग, यूपीआई का आ गए। आजकल हर घर में जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वह नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम वगैरह का उपयोग करता है। हाँ, कुछ एक आध दो गांव है उपयोग नहीं करते हैं। उसका कारण यह है कि वहाँ पर अभी बैंकिंग सुविधा पहुँच नहीं गई है, और वहाँ पर स्किल लोग नहीं, अनस्किल है। यानी कि एजुकेशन लेवल अभी बढ़ा नहीं है। वहाँ का जो शिक्षा का स्तर होता है अच्छा नहीं उतना है वहाँ के लोगों का। कुछ ऐसे हैं, लेकिन 4, 5, 6, 7, 7 साल 8 साल में ये भी सारे सबको बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे, समावेशित हो जाएंगे। जैसे कि हमारे कुछ क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट के, जैसे आपको सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब मिल जाएंगे। कुछ ऐसे गांव हैं जो जंगल के क्षेत्र के आसपास पड़ते हैं, उनका जीवन जो होता है, जो ट्राइब्स हैं, उन सबको अभी बैंकिंग सिस्टम का अभाव है, लेकिन उनकी पूर्ति धीरे धीरे सरकार प्रयासरत है। और आपने न्यूट्रन और ऐसे संबंधी आपको छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ आप राज्य सुने होंगे जो एमपी से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ में वहाँ ट्राइब्स को मताधिकार को बढ़ाने के लिए न्यूटन मूवी बनी थी। राजकुमार राव अभिनेता थे उसमें। वह मूवी कितनी अच्छी मूवी थी। उसमें जो ट्राइब्स रहते हैं उनको परिचित ही नहीं थे मताधिकार क्या होता है, अपने मत का उपयोग क्या होता है, अपने मत का मूल्य क्या होता है। ये सब चीज़ें उनको मूवियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से परिचित कराया जा रहा है। तो एक समय से बैंकिंग सिस्टम का अभाव है वहाँ पर। सोमालिया बुरुंडी में लोग बचत कैसे करेंगे, बचत हो ही नहीं। अगर बचत होगी, अगर बैंक रहेगा तो बचत को अपने वहाँ बैंक में जमा करेंगे, उस जमा का उपयोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा में कर सकेंगे। और इसके अलावा उसी बचत का उपयोग वो निवेश भी कर सकते हैं। निवेश करने का मतलब वो है खेती के लिए वो कोई कृषि यंत्र ले सकते हैं। मान लीजिए कोई थ्रेसर ले लिए, भूसा जैसे कि गेहूं दाने के लिए, और साथ ही खेत जुताई के लिए ट्रैक्टर ले लिए, और इसके अलावा वो हार्वेस्टर ले लिए 5-6 किसान मिलके। ये सब चीज़ें होती है। बैंकिंग सिस्टम का अभाव का ये दुष्परिणाम ही है, बैंकिंग सिस्टम नहीं है वहाँ पर। और एक एक ये भी है शिक्षा। शिक्षा स्तर का ना होना, यही शिक्षा स्तर नहीं बोलते, शिक्षा का अभाव बोल देते हैं इसे हम, शिक्षा का अभाव। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का आप अगर देखेंगे शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव से आशय है कि साक्षरता दर कितनी है। आपने देखा होगा लिटरेसी रेट जिसे बोलते हैं, साक्षरता दर,
साक्षरता दर कितनी है हमारे भारत में? जैसे कि हमारा केरल है, वहाँ साक्षरता दर सभी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा, वहाँ पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन भारत सरकार ने सब व्यक्ति पढ़ सके, सारे बच्चों को प्रोत्साहन दे सके, इसके लिए शिक्षा पे मिना परिश्रम भी किया जाए। इसलिए अनुच्छेद 21 के तहत 21 उसमें 21A जोड़ा गया है, जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार भी शामिल हो गया है। आप ये देखेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार जो है सब व्यक्ति को, यानी 2009 में जो आया मिड डे मील स्कीम आई, मिड डे मील स्कीम और शिक्षा 2009 में शिक्षा का अधिकार मतलब है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होंगे उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी सरकारी स्कूलों की तरफ, कोई भी फीस नहीं, उनको फ्री में बुक भी दिया जाएगा, स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, और पढ़ने के लिए उनको एजुकेशन, ये सब चीज़ें सरकार हमारे प्रोत्साहन दे रही है शिक्षा के स्तर पर। लेकिन वहाँ शिक्षा पर कोई जोर नहीं, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बच्चे जब 1-2 साल के होते हैं तो उनकी माता क्या करती हैं, उनको ऐसे सब बच्चों के साथ छोड़ देती हैं, वो दिन भर वैसे कूड़ा कचड़े में खेलते रहते हैं, कितना संघर्ष जीवन जीते हैं। उनके लिए तो होता नहीं है, वो क्या जाने कंप्यूटर क्या होता है, वो क्या जाने मोबाइल क्या होता है, नेट क्या होता है। आपने देखता होगा कई यूट्यूबर सोमालिया जाते हैं तो यूट्यूबर को देखकर वहाँ के लोग घेरा बना लेते हैं उनको देखने के लिए। आखिरकार ये क्या करने आया? अब भाई, अब आप ही बताइए, जो कोई व्यक्ति ना मोबाइल का उपयोग से वंचित हो ज़्यादातर, और साथ ही साथ वो ये सब चीज़ें देखा ही ना हो, रील्स ना देखा हो, मूवी ना देखा हो, वो क्या समाज से जुड़ पाएगा? वहाँ शिक्षा का अभाव, जब वहाँ का शिक्षा का अभाव रहेगा तो ह्यूमन कैपिटल जो होता है, मानव पूंजी होता है, मानव पूंजी का निर्माण कैसे हो? मानव पूंजी जब निर्माण नहीं हो पाएगा तो हमारा जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो कैसे बढ़ेगा? हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वहाँ का कम ही है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, उत्पादन की प्रति इकाई पर जो लगने वाला है खर्चा है, पूंजी है, बहुत ज़्यादा लगती है। ये सब समस्याएं होती है, शिक्षा का अभाव और साथ ही साथ तीव्र बेरोजगारी। वहां पर दो बेरोजगारी देखने को मिलती है, तीव्र बेरोजगारी। यहाँ पर दो बेरोजगारी देखने को मिलती है, संरचनात्मक बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। पहले सब समझते, आप सोमालिया, बुरुंडी, चाड, नाइजर जैसे देशों में जाएंगे, वहां पर ये भी समस्या है। वहां पर संरचनात्मक बेरोजगारी का अभाव भी पाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि संरचनात्मक, क्योंकि अभाव नहीं, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। आपको एक उदाहरण से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है, मान लीजिए कोका कोला ने अपनी इंडस्ट्री डाल दी सोमालिया में, ठीक, सोमालिया में डाल दी, इंडस्ट्री डाल दी, वहाँ पर लोग काम करने लगे, तो काम करने लगे, लेकिन काम वो जब करने लगे, उन पढ़े लिखे तो है नहीं है, वही क्या करेंगे, कांच की बोतलें जो है ढोएंगे, ले आएंगे, ले जाएंगे, तो क्या होगा सोमाली। तो उसके बाद वहाँ क्या, कोका कोला कंपनी ने रोबोट को ला दिए सब काम करने के लिए, तो रोबोट ही काम करने लगा, उनको नौकरी निकाल दिया गया। एक तरह की सृजनात्मक बेरोजगारी, यानी कि एक होता है कि सृजनात्मक बेरोजगारी में एक कहता है अपने आप को यदि आगे बढ़ाना हो, अपडेट करते रहो। अगर यही होते, स्किल होते, तो सीईओ बनते, सुपरवाइजर बनते, और साथ ही साथ क्लर्क बनते, अकाउंटेंट बनते, पढ़े लिखे होते तो। और एक समस्या होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में जब किसी उत्पादन के साधन पर जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उससे ज्यादा अगर व्यक्ति काम कर रहे हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ये भी एक समस्या है। आप बताइए सोमालिया, बुरुंडी में, माले सोमालिया में किसी व्यक्ति के पास 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में एक परिवार के लोग 12-15 लोग मिलकर 1 बीघा खेत में वही धान, गेहूं, साग सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। अगर वही धान, गेहूं, साग सब्जी 2 व्यक्ति भी कर सकते तो 8 व्यक्ति बाहर कमाते। लेकिन 8 व्यक्ति बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि बाहर कौन से शहर में प्रवास करके जाए, ना उद्योग है, ना धंधे हैं, ये सब चीजें नहीं रहेगी तो क्या अपना जीवन जिए रहेंगे। एक समस्या ये भी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी।
और हम विशेषता विषय में तकनीकी पिछड़ापन, तकनीक से अवगत, तकनीकी से अपरिचित। कहने का मतलब है वहाँ के लोग को तकनीक के विषय में कुछ जानकारी ही नहीं है और तकनीक से अपरिचित हैं। अपरिचित इस संदर्भ में है कि उनको ये भी नहीं पता है कि स्मार्ट वॉच क्या होता है, एप्पल फोन क्या होता है, और साथ ही साथ वो ये भी नहीं जानते खेत खेत का समतल कैसे किया जाए कौन यंत्र से, और ड्रोन से कैसे, एग्रो ड्रोन क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, एक्वाकल्चर क्या होता है, और साथ ही साथ न्यूक्लियर एग्रीकल्चर क्या होता है, प्लांट टिश्यू एग्रीकल्चर होता है। इस सब की जानकारी उन सबको नहीं, वो परंपरागत किसी कृषि जानते हैं। तकनीकी का अभाव है, तकनीकी से अपरिचित है, उनको तकनीक के विषय में कोई नहीं जानकारी है। उनको जो बाबा बाबा और उनके दादा जो वही सिखा दिए हैं उसी उसी ढर्रे से वो खेती कर रहे हैं। उन्होंने उनकी मिट्टी के उर्वरता की पता चल रहा है। जैसे मान लीजिए एक अगर खेत की नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास अगर का अनुपात 4:2:1 में हो तो अच्छी कृषि होती है। कहा जाता है कि मान लीजिए वो इस बीघा 1 बीघा खेत में अगर 10 कुंटल पैदा होने चाहिए थे अनाज को, लेकिन खेत में खनिज जो उचित खनिज नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो उसके अभाव में 2 ही कुंटल की पैदावारी हो रही है। एक समस्या है तकनीकी पिछड़ापन की वजह से। और वहाँ पर जो और अधिकतर होती है वहाँ कीटनाशक जो होते हैं उन कृषि को नष्ट कर देते हैं। वो कीटनाशक दवाओं से भी अपरिचित है, ऐसा भी नहीं है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर अग्रसर है। ये सब भी है समस्या है। उद्योगों का अभाव, वहाँ पर आप देखेंगे कोई उद्योग नहीं है, ज़्यादा उद्योग नहीं मिलेंगे, वो भी गिने चुने अंगुलियों पे जो हैं उद्योग आपको मिल जाएंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री छोटे स्तर पे मिल जाएगा आपको, हेल्थ संबंधित छोटी मोटी आपको मेडिसिन संबंधित मिल जाएंगे, इंडस्ट्री मिल जाएंगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग की एक आध दो इंडस्ट्री मिल जाएंगी। बाकी वैसे जो होता नहीं कि एक क्लस्टर इंडस्ट्री और गुच्छा, ऐसा आपको नहीं दिखेगा जैसे इंडिया में दिखता है। आपको बहुत सारे इंडस्ट्री है वहाँ पर रोजगार के लिए, वहाँ पर उद्योगों का अभाव इसलिए है वहाँ पर जो है सरकार है ही नहीं। वहाँ पर कोई भाई अपनी इंडस्ट्री क्यों बैठाए? जो वहाँ के रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो दूसरे देश निवेश करने जाते हैं, वहाँ नहीं निवेश करते हैं। निवेश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों की जो है प्रति व्यक्ति आय भी कम है, वो खरीद ही नहीं पाएंगे, उनको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, तो इसलिए वहाँ के जो अमीर व्यक्ति हैं दूसरे देशों में निवेश करते हैं। और एक समस्या भी वहाँ पर जो सड़कें नहीं, वहाँ की जो अधिकतर सड़कें हैं वो हैं पगडंडी सड़क है, और वहाँ पर एक उद्योगिक वहाँ पर जल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, और वहाँ पर अभी बिजली की सप्लाई नहीं है, और यातायात कोई उसका जुड़ाव ही नहीं है। ये सब ना वहाँ पर जलयान जैसे कि जल से जहाँ जैसे बोलते हैं कि वायुयान, जैसे मान लीजिए एयरक्राफ्ट जो वगैरह होते हैं इनका भी अभाव है। ये सब तरह तरह की समस्याएं होती है, हमारे उद्योगों का अभाव होता है। आप कभी कभी ऐसा इच्छा हो तो कभी आप वहाँ देखिए, क्योंकि इसलिए वहाँ पर निवेशक इसलिए भी निवेश नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रहती है। क्योंकि सोमालिया में आप देखेंगे हमेशा सिविल वार ही छिड़ा रहता है हर 6 महीने में। गृह युद्ध छिड़ने के बाद अगर जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी रहते हैं वहाँ के नागरिक उसे जला देते हैं। अब कोई विदेशी निवेश क्यों करेगा? कोई विदेशी निवेशक अगर इसमें निवेश करने आए क्यों निवेश करे? उसको डर रहेगा भाई हमने आज निवेश किया कल हमारी नाश कर दिया, हमारा लॉस ही होगा। यहाँ उद्योगों का अभाव रहता है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में। और इसके अलावा जो और होती है स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं रहती। वहां पर आप देखेंगे स्त्रियों की दशा ही अच्छी नहीं रहती। जो स्त्री है सिर्फ एक उनका सिर्फ काम है प्रजनन का काम, बच्चे पैदा करना। स्त्रियों को सिर्फ सीमित कर दिया गया है। उनका ये होता नहीं पुरुषों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। आप सोमालिया, बुरुंडी, चाड और नाइजर देशों में देखेंगे वहां पर स्त्रियों की दशा अमान, उनको साथ पशुवत जैसा व्यवहार किया जाता है।
वो सिर्फ एक घर में रहें, घर में बच्चे पैदा करें, पैदा और उसके बाद उस बच्चे को पाले पोसे, बस उन्हीं की सेवा में लगे, वो कोई अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पाते, उनको समझा जाता है, बुद्धिहीन समझा जाता है। एक ये समस्या है। तो अब हम जानते हैं कि इसे विकसित कैसे बनाया जाए। अभी आपको जो हमने कमियां बताया उसी कमियों को आप पूर्ति कर दीजिए, विकसित बन जाएगा। विकसित करने का मतलब है वहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है आप उसे बढ़ा दीजिए, उसके बढ़ाने के लिए आप शिक्षा दीजिए, ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी को पैदा करिए। मानव पूंजी से आता है उनको आप बढ़िया प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन को स्ट्रांग करिए। इसके लिए आप स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना करने पर बल दीजिए। और साथ ही साथ इसके अलावा जो आपकी परंपरागत कृषि है उसको आप उसको जो है तकनीकी से लैस करें। तकनीक मतलब कि उसकी मिट्टी की उर्वरता की जांच कराइए, और साथ ही साथ हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर और न्यूक्लियर एग्रीकल्चर और हरित क्रांति से अवगत कराइए। ये सब चीज़ें अगर अवगत होंगी तो वहाँ की व्यक्ति की आय बढ़ेगी। और साथ ही साथ हमें वहाँ पर एक राजनीतिक स्थिरता चाहिए। कोई भी सरकार हो वो राजनीतिक रूप से स्थिर हो, यानी कि स्थिर जनता उन्हें स्वीकार करे, उस यानी वहाँ का सेनाओं का शासन न हो, अगर विकास चाहिए। अगर जब सरकार अगर स्थिर रहेगी तब कोई व्यक्ति वहाँ निवेश करने आएगा। जब वहाँ निवेशक जब आने लगेंगे, आसपास जब इंडस्ट्री आएगी तो उससे क्या होगा, लोग नौकरी पे जाने लगेंगे। जो कृषि जो प्रचंड बेरोजगारी है उसकी समस्या दूर होगी, क्योंकि वहाँ जो 8 लोग ज़्यादा हो रहे थे, 1 बीघा खेती में 10 लोग करने चाहिए कम, उसमें जो 8 लोग ज़्यादा कर रहे थे काम, वो 8 लोग जाके वहाँ इंडस्ट्री में काम करने लगेंगे। जब इंडस्ट्री में काम करने लगेंगे तो उनकी आय भी अच्छी होने लगेगी। उनकी अगर आय अच्छी होगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा भोजन उपलब्ध कराएंगे, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं उनको दिलवाएंगे। और एक समस्या ये रहेगी, और एक बैंकिंग सिस्टम, अगर उनके पैसे को निवेश करवाना हो तो बचत वाली प्रणाली जाना। बचत तो कैसे करेंगे, बचत करने के लिए सरकार को बैंक खोलना पड़ेगा। बैंक खोलने के लिए सरकार को जो है हर एक गांव या कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर बैंक सिस्टम होना चाहिए। जब अगर ये बैंक सिस्टम रहेगा, लोग अपने जो बचत पैसे उसको अपने बेटी की शादी करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए, पढ़ाई के लिए इकट्ठा करेंगे। और जब वहाँ बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर अब वो साइंटिस्ट बनेंगे तो वो भी तरह तरह की मेडिसिन का आविष्कार करेंगे, नए नए इनोवेशन करेंगे। तो इन सब के लिए ये सब चीज़ें करना अनिवार्य है, अगर इसे विकसित कैसे बनाया जाए। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी बात पे विराम देते हैं। कल हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या वर्गीकरण। ओके, धन्यवाद।